नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश से संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार के साथ ही राज्य के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति एसईसीसी परिवार केंद्रीय योगदान को ₹1052 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का आग्रह करने के साथ ही चार धाम यात्रा में एम्स के विशेषज्ञों के योगदान और स्नातकोत्तर डॉक्टरों के रेजिडेंसी डीआरपी में यात्रा ड्यूटी सम्मिलित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी क्रम में जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन भारत सरकार के पास आवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन दोनों मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करने के साथ ही टीएचडीसी के सहयोग से निर्माणाधीन टिहरी मेडिकल कॉलेज की भी आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया। बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश से संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार के साथ ही राज्य के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति एसईसीसी परिवार केंद्रीय योगदान को ₹1052 से बढ़ाकर 1500 करने का आग्रह करने के साथ ही चार धाम यात्रा में एम्स के विशेषज्ञों के योगदान और स्नातकोत्तर डॉक्टरों के रेजिडेंसी डीआरपी में यात्रा ड्यूटी सम्मिलित करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी क्रम में जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन भारत सरकार के पास आवेदन करेंगे। प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण को लेकर मनाए जाने वाले लोक एवं हरेला उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया गया है। वन विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत वन विभाग के कई अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। वन विभाग के द्वारा हरेला पर्व पर प्रदेश में 5 लाख पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण को लेकर मनाए जाने वाले लोक पर्व हरेला उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया गया है। वन विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत वन विभाग के कई अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। प्रकृति एवं हरियाली को समर्पित उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व हरेला का आयोजन पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एक पेड़ मां के नाम कैंट रोड गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज स्थित में हरेला पर्व का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उद्यान विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरेला उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण लोक पर्व है जो प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और
सदियों पुरानी कृषि परंपराओं का प्रतीक है। ये हरियाली और समृद्धि के आगमन का सूचक है। सावन मास में मनाया जाने वाला हरेला मानसून के आगमन और नई फसल के रोपण का संकेत देता है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्व केवल सांस्कृतिक विरासत का जश्न नहीं मनाता, बल्कि अपने मूल में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देता है, जो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण की अपील की और जोर देकर कहा कि पेड़ लगाने से अधिक महत्वपूर्ण उनकी देखभाल करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड के स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे राज्य की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की संस्कृति का ज्ञान बच्चों को बचपन से ही मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये संकल्प शुरू से रहा है कि भावी पीढ़ी उत्तराखंड की परंपरा, आस्था और इतिहास को समझे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में नैतिकता, मूल्य और आत्मबोध विकसित होगा, जो भविष्य निर्माण में सहायक होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस कार्य को अच्छा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म से जुड़ी हर बात स्कूलों में सिखाई जाए तो स्कूली बच्चों का विकास होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मुख्यमंत्री की पहल पर अब उत्तराखंड के स्कूलों में अब सुबह प्रार्थना के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सिखाए जाएंगे, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस आदेश की अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार अग्रणी राज्य बनाने की ओर बढ़ रहा है। खुशी की खबर है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, श्री कृष्ण को लोगों तक पहुंचाना और हर भारतवासी का ये जानना बहुत ही जरूरी है। इससे लोगों के अंदर भाईचारा भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि हमने मदरसों में संस्कृत इंट्रोड्यूस कराने के लिए पढ़ाने के लिए संस्कृत विभाग से एएमयू को कराने का निर्णय लिया है। वो इसी उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे आज से प्रार्थना सभा में इस श्रीमद् भागवत गीता भी सीखेंगे। बताएंगे उन्हें इसका श्लोक सुनाए जाने के साथ ही इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी जानकारी दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि प्रार्थना सभा में हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाए, जबकि सप्ताह में एक दिन मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर उसे सूचना पत्र पर अर्थ सहित लिखा जाए। छात्र छात्रा उसका अभ्यास करें एवं सप्ताह के अंतिम दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाए। के अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस अपने आप में मजाक बन चुका है, खास करके धामी राज में। आज किसी विभाग में बिना कमीशन खोरी के कोई काम नहीं हो रहा है, बड़े तौर पर कमीशन खोरी हो रही है। ये मैं नहीं, ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत के मुखारविंद से ये बात निकली है कि कमीशन खोरी बहुत जोरों पर है। और उसके अलावा बड़े मगरमच्छ की बात करते हैं मुख्यमंत्री। आज के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि केवल छोटी मछलियां नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े। कौन सा सफेद पोश पकड़ा आपने मुख्यमंत्री जी? धामी सरकार को लेकर कांग्रेस ने सख्त तेवर अपनाए हैं। बता दें, धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा दिए गए सम्मान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस अब मजाक बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विभाग में कमीशन खोरी हावी है और ये बात खुद बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी मानी है। मुख्यमंत्री के बड़े मगरमच्छ वाले बयान पर गरिमा दसौनी ने सवाल किया, जब पेपर लीक, भर्ती और भूमि घोटालों में बड़े चेहरे शामिल हैं तो कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही क्यों हो रही है। उन्होंने सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
सीएम धामी के निर्णय के बाद इस बार सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती है तो उसको स्थायी राजधानी बनाएंगे। इसको लेकर बीजेपी विधायक ने हरीश रावत को जवाब देते हुए कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, उसे भाजपा सरकार ने पूरा किया है और आगे भी बढ़ चढ़ करके गैरसैंण पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री का है और तमाम वहां पर जो भी कार्य अधूरे हैं उनका पूरा किया गया है। विधायक ने कहा कि आगे भविष्य में गैरसैंण में क्या होगा ये माननीय मुख्यमंत्री ही लेंगे। साधु संतों के भेष में घूम रहे पाखंडी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। इसको लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि साधु आते हैं जो भेष बदल कर रहते हैं और लोगों को झांसे में फंसाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 90 के करीब बाबा के भेष में थे। इसमें से 2 लोगों पर एफआईआर हुई है, जिसमें एक पर फॉरेनर्स एक्ट में एफआईआर भी हुई है। हरिद्वार में नाम भेष बदलकर वहां प्रवास कर रहे थे ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने बीएनएस और विभिन्न धाराओं में चालान किया है और सत्यापन अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। बता दें ये अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा जो धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। खासतौर पर ये कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में ऐसे कुछ साधु संत शामिल हो जाते हैं जो आस्था की आड़ में अपराध करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय पर बात करते हुए गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राज्य स्वरूप ने कहा कि कॉलोनी अभियान के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में अभी तक 594 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 48 लोगों को इसमें गलत भी पाया गया है। देहरादून में 267 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला पौड़ी में भी 8 लोगों का सत्यापन कर 5 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे परिक्षेत्र की अगर बात की जाए तो 868 लोगों का सत्यापन कर 140 के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। आते हैं तो उनको जो ये ठगने का काम करते हैं, इनके विरुद्ध ऑपरेशन का कालनेमी जो चल रहा है, इसमें मैं पूरे परिक्षेत्र की बात करूं तो हरिद्वार में लगभग 594 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उनको वेरीफाई किया है, जिसमें कि 48 लोगों को हमने गलत पाया है और उनके 48 लोगों के विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है। सिमिलरली आप देखें कि देहरादून में 267 लोगों का सत्यापन किया गया है, जिसमें कि 87 लोगों का इसमें गलत पाए गए हैं और इनमें एक का अभियोग इन्होंने पंजीकृत किया है और 86 अन्य के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। पौड़ी जनपद में 8 लोगों का हमने सत्यापन किया है, जिसमें कि 5 लोग गलत पाए गए हैं। कुल संख्या पूरे परिक्षेत्र की है कि 868 लोगों को हमने वेरीफाई किया है, जिसमें कि गलत पाए गए हैं 140 और उनके विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है। रुड़की के महमदपुर गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें यहां पर रोशन अली नाम का एक व्यक्ति अपनी पहली पत्नी गुड्डी और अपने छोटे से मासूम बच्चे अरहान को छोड़कर दूसरे निकाह करने की तैयारी कर रहा है। यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया था। गुड्डी का आरोप है कि उसका पति रोशन अली यूनिफॉर्म सिविल कोड की अनदेखी करते हुए अपने रिश्तेदार की लड़की से निकाह करने की तैयारी कर रहा है। बताते चले कि पिरान कलियर निवासी गुड्डी नाम की एक महिला के द्वारा आज जादूगर रोड पर एक निजी आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में गुड्डी ने बताया कि 2019 में
उसका निकाह महमूदपुर निवासी रोशन अली के साथ हुआ था। गुड्डी का आरोप है कि निकाह के बाद से ही वह रोशन अली के साथ ससुराल से अलग रह रही है। आरोप है कि निकाह के बाद गुड्डी ने एक पुत्र अरहान को जन्म दिया है। गुड्डी का आरोप है कि उसकी ससुराल में लंबे समय से पुरुषों के द्वारा 2 निकाह करने का रिवाज चला आ रहा है। विकास नगर पुलिस ने एक शानदार काम किया है। बता दें, देहरादून थाना से लाकुई पर डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि कैंचीवाला के पास सारना नदी में 3 बच्चे बरसात के पानी का तेज बहाव आने एवं तीनों बच्चों के पहले से सारना नदी में होने के कारण नदी में फंसे हुए हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष महोदय, उप निरीक्षक अनित कुमार, में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह के मैं आपदा उपकरण के मौके पर पहुंचे। तब मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं फायर सर्विस भी पहुंच गई। संयुक्त कार्रवाई में नदी में फंसे तीनों बच्चों को रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। संबंध में सूचना उच्च अधिकारीगण को प्रेषित की गई। मौके पर जनता द्वारा संयुक्त पुलिस टीम की प्रशंसा की गई। विकास नगर में तेज बरसात के बाद नाले उफान पर आ गए हैं। आपको बता दें, कटापत्थर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नरोखाले ने रौद्र रूप ले लिया। जलस्तर अचानक इतना बढ़ा कि एक कार चालक लापरवाही में खाले को पार करने की कोशिश में फंस गया। तेज बारिश के चलते कटापत्थर के पास नरोखाले में अचानक पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। इस बीच एक कार चालक ने लापरवाही दिखाते हुए तेज बहाव को नजरअंदाज कर खाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन ये गलती उसकी जान पर बनाई। कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन सौभाग्यवश खाले से कुछ ही दूरी पर कार एक किनारे अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। ये पूरी घटना एक बार फिर जलभराव और उफनते खालों को नालों को हल्के में लेने की खतरों की ओर इशारा करती है। बागेश्वर में जंगली मशरूम खाने से एक मौत हो गई। आपको बता दें, बागेश्वर जिले के अंतर्गत करपकोट क्षेत्र के अंतिम गांव कुंवारी में जंगली मशरूम खाने से एक महिला की दर्दनाक मौत के बाद बागेश्वर का स्वास्थ्य विभाग जागा है। कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कुमार आदित्य तिवारी का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान जंगलों में उगने वाले जहरीले मशरूम का प्रयोग ग्रामीण न करें। घर में उगाई गई सब्जियों का ही दैनिक जीवन में उपयोग करें। पानी से संबंधित बीमारियां होने पर स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर को तुरंत सूचना दें। देखिए, कपकोट में जो महिला की मृत्यु हुई वो जंगली मशरूम से हुई है। पहली बात, जंगली मशरूम खाने से हुई है। तो मेरा जनता से ये आह्वान है कि कम से कम जो जंगल में इस तरह की चीज़ें उग रही हैं जिनके बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। सिर्फ हरी साग सब्जियां जो घरों में उगती हैं, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, परवल है, जो इस तरह की सब्जियां घरों में उगती हैं उनका सेवन करें। दूसरा, मेरा जनता से एक और आह्वान है कि पानी की का विशेष ध्यान दें। अगर पानी में उन्हें कहीं लगता है कि पानी से कोई दिक्कत हो रही है या पानी दूषित लगता है उनको, तो तुरंत बताएं स्वास्थ्य विभाग को, हम पानी की जांच करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को लेकर प्रदेश पुलिस एक्शन में है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ और लोकल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडीएफ ड्रग्स बनाने वाले गिरोह के सरगना कुणाल कोहली को नानक मत्ता से गिरफ्तार किया है। कुणाल के पास से 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम तैयार एमडीएमए ड्रग्स बरामद किए गए हैं। ये सभी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं। जानकारी के अनुसार कुणाल चंपावत और पिथौरागढ़ में पोल्ट्री फार्म की आड़ में ड्रग फैक्ट्री चला रहा था। माल को मुंबई समेत कई शहरों में खपाया जाता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।